नमस्कार, मैं सरोज साहू आपको मेरे चैनल सरोज साहू टॉक्स में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम 1900 पीछे तो हम बात कर लिए थे कि फ्रीडम मूवमेंट में किस तरह से हजार तरह की इधर उधर की बात सब दबा दी गई। किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने से पहले भारत के सबसे बड़े गुनहगार, जिसको आप गुनहगार कहते हैं, कोई भगवान कहता है, फांसी दे दी गई जल्दी जल्दी में। किस तरह संविधान सभा को एक अपना गुट को बुलाकर बिठाकर लिख देने की जैसा किया गया। आज हम बात करेंगे संविधान सभा की उस स्तंभ के बारे में, वो स्तंभ जिस पर संविधान सभा संपूर्ण रूप से टिकी थी, और वो स्तंभ थे बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत बड़े विद्वान थे, पहले आईन मंत्री थे, लेकिन संविधान लिखते वक्त उनका सबको एक नजर से देखने का जो नजरिया सारे भारत ने देखा या प्रधानमंत्री खुद ने देखा, वो उनको ठीक नहीं लगा। या क्या लगा, भगवान को मालूम है। उनका जो वो सब कुछ हर एक को एक ही पलड़े में देखना और SC ST के लिए 10 साल के लिए रिजर्वेशन देना, ऐसी चीजें बहुत लोगों को, जो लोग इन लोगों को पिछड़ा रख के इलेक्शन के बाद इलेक्शन जीतना चाहते थे, भारत का कागजी राजा बनना चाहते थे, उन लोगों को पसंद नहीं आया। इसलिए 1951 में जब इलेक्शंस हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी मुंबई, आज जो मुंबई है, कल तक बॉम्बे था, वहां से उन्होंने लड़ा। 4 लोगों से उनकी लड़ाई हुई। एक थे अशोक मेहता, जो सोशलिस्ट थे, उन्होंने बहुत तरह से बाबा साहब को सपोर्ट किया। दूसरे थे ऐसे डांगे, कम्युनिस्ट थे। आप तो जानते हैं कि किस तरह से नेहरू जी के कम्युनिज्म के प्रति बहुत सारे सॉफ्ट करना रहा है। नेहरू जी खुद कम्युनिस्ट कह के खुद को चिल्लाते थे, चाहे वो राजनीति के लिए हो या कम्युनिस्टों के श्रद्धा पाने के लिए हो या क्या हो, मालूम नहीं। हिंदू महासभा के जो एक कैंडिडेट थे और चौथे कैंडिडेट थे नारायण सरोबा काजरोलकर। चौथे कैंडिडेट थे नारायण सरोबा काजरोलकर, जो कि जातीय कांग्रेस से थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि पिछले गवर्नमेंट में आईन मंत्री रहे थे,
जिनका संविधान लिखने में सबसे बड़ा हाथ था, उनको कॉन्टेस्ट कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। उन्हीं के कवि असिस्टेंट रहे हुए नारायण सरोबा काजोलकर, और नारायण सरोबा काजोलकर कांग्रेस के कैंडिडेट थे। और इतनी गंदी राजनीति हुई, पूरे भारत के सारे बड़े बड़े नेता कांग्रेस के उधर जमा हुए, और कम्युनिस्टों ने इस तरह छीछा लेदर किया वहां पर। ये ज्ञान मुझे पेलने की जरूरत नहीं है, आप विकिपीडिया में देख सकते हैं कि व्हाट हैपेंड टू द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। गूगल में जाकर विकिपीडिया में आप देख सकते हैं। कम्युनिज्म और दलितों के बीच ऐसी झड़प न पहले कभी हुई, ना फिर कभी होगी, और उसका असर मुंबई में अभी तक है। तो आप लोग तो जानते हैं कि जो आयन मंत्री थे, जो 2 डॉक्टरेट जिनके पास थे, जो इतने बड़े कॉलेजों से पास किए थे, जो भारत के संविधान के प्रणेता थे, संविधान के पिता कहलाते थे, तो जरूर जीते होंगे। लेकिन यहां पर एक आश्चर्यजनक बात, यहां पर एक बड़ी मजेदार बात हुई कि अम्बेडकर खुद हार गए और 4 लोगों में से चौथे नंबर पर आए अम्बेडकर। और जिन्होंने इस इलेक्शन को जीता, नारायण सरोबा काजोलकर, 15,000 ज्यादा वोटों से उन्होंने जीता इस इलेक्शन। मतलब कांग्रेस के सामने अपना पराया का कोई मतलब नहीं होता। न तब था, न सुभाष बोस को धकियाते हुए हुआ, ना पटेल को चौकी से उतारते हुए हुआ, ना अम्बेडकर को रेस्पेक्ट देते हुए हुआ, और ना अब है। कांग्रेस हमेशा क्षमता को अपने गोद में बिठाना चाहता है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और भी बहुत लोग हैं ऐसे, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम क्षमता के लिए करते हैं। मालूम पड़ जाता है कि वो भिखमंगे हैं, उनको भीख चाहिए, इस गली से हो क्या उस गली से। लेकिन कांग्रेस से ये उम्मीद नहीं थी, ना ही ये सुंदर दिखा। 51 के हार के बाद फिर 1954 में बाबा साहब बांद्रा के बाई इलेक्शन में फिर कॉन्टेस्ट किया, और वहां से भी उनको हराया गया। और पीछे कौन थे? नेहरू जी। नेहरू जी खुद जाते थे वहां पर, राजनीति करते थे और उनको हराते थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद का इलेक्शन हुआ 1957 में, जनरल इलेक्शन हुआ। तो 1957 तक तो बाबा साहब नहीं थे। 1956 में वो चल बसे। तो
1954 में 54 के बाद वो राज्यसभा के थ्रू पार्लियामेंट में प्रवेश किए और पार्लियामेंट में उनका कुछ बहुत बड़े बड़े भाषण मैं आपको बताऊंगा, किस तरह उन्होंने बहुत सारी चीजों में इन सरकारों की छीछालेदर किया। ऐसे अपनों को मारने की और सच्चाई के गला घोटने की जो कला है, ये ब्रिटिशरों से सीख कर आया कांग्रेस। मैं किसी पार्टी का देनदार नहीं हूं, किसी पार्टी का लेनदार भी नहीं हूं। मैं किसी को अपना नहीं मानता, सत्य ही मेरा रास्ता है। मैं अकेला हूं और जब तक मुझे अपनी तरह सोचने वाला नहीं मिल जाता, मैं अकेला रहना पसंद करूंगा, ना कि कॉम्प्रोमाइज करना। इसलिए सच को आपके सामने रखता हूं, आप सच को पसंद करेंगे इस ख्याल से। इतनी देर मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे इस वीडियो को देखें तो फेसबुक पेज पर शेयर कीजिए। अगर मेरी बातें आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये ऐसे वीडियो दोबारा देखना चाहते हैं तो बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। नमस्कार, सरोज साहब।